नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है आपकी जेई नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट या दूसरा इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो ले आए हैं, जहां पर आज हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर पढ़ेंगे। उसके साथ साथ और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ये सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, और इस पर जेई नीट के जो सवाल बनते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, सारी बातें समझ में आएगी, ऐसा एक भी बात नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगी। और हाँ, एक बात और, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूं, जिस जोश में आप मेरे साथ अभी बने हुए हैं वही जोश अगर आपको लास्ट तक दिख जाए तो नीट क्रैक कर लोगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है एकदम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम फुर्ती से। तो मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर? देखो भाई, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें डिफरेंट पार्टिकल्स अगर मिक्स करते हैं, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स अगर मिक्स करते हैं तो वो कोई भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं, कोई भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं, तो वही हमारा मिक्सचर कहलाता है। समझे? मिक्सचर क्या होता है एक बार और बता दूं। मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स कोई भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं, वही मिक्सचर होता है। मिक्सचर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है ये जानते हैं। होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन सेम रहता है पार्टिकल्स का। ऐसा मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है पूरे सॉल्यूशन में एक समान होता है। इसके लिए आपके यानी इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वो हम करेंगे, ठीक है। उधर बढ़ा दीजिएगा, है ना। ये रहा ग्लास, इसमें हमने पानी भर रखा है और नमक दीजिएगा, हाँ नमक। अब देखिए, समझिए भाई लोग, हाँ थोड़ा स्पून भी दे दीजिएगा, हाँ ओके। इसमें डाल लेता हूँ भाई, वो गिलास ना, वो जो शीशे वाला गिलास था भाई वो मिल नहीं रहा था, तो मैं इसी से काम चलाता हूँ। मेरे हाथ में अभी नमक, अभी भाई फैन चल रहा है तो फैन को ज़रा ऑफ कर लेते, 1 मिनट, ऐसे ऑफ होगा, 1 मिनट। चीज़ों को ना, यहाँ पर जो पढ़ाई होगी चीज़ों को एकदम बढ़िया से फील करके समझाने वाला हूँ। फैन ऑफ कर लिया, क्योंकि अगर इसमें हम नमक डालेंगे तो भाई उड़ जाएगा ना, इसमें फैन चल रहा है इधर से, एसी तो है नहीं, गरीब के घर में एसी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये है, इसमें पानी वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इस कागज में है नमक। तो मैं क्या करता हूँ, इस नमक को अच्छे से इसके अंदर डाल लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, आप आगे आके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो आप, हाँ ओके। तो देखिए, इसको नमक को इसमें मैंने डाल लिया, सारी नमक को मैंने डाल लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, नमक को मैंने इसमें डाल लिया, उसके बाद इसको मिलाता हूं। देखो भाई, देखो ध्यान से, देखो, देखते रहो। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ये नमक पूरा जो है इस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें इस वाटर के अंदर पूरा जो है सॉल्ट मिक्स हो चुका है, नमक इसमें मिक्स हो गया ना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, पूरे सॉल्यूशन में आपको NaCl के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस पूरे सॉल्यूशन में आपको NaCl के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वही बात मैंने कहा कि सच मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के कोई भी कॉर्नर में आप चले जाओ, आपको NaCl के पार्टिकल्स मिलेंगे, पूरे होल सॉल्यूशन में आपको NaCl मिलेगा, ठीक है। ऐसा एक भी जगह नहीं होगा जहां पर आपको NaCl के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको NaCl के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो क्या बोला, ये हमारा होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। सच मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में इसमें मैंने जो पार्टिकल्स को डिसॉल्व करवाया है, घुलाया है, वो सारे जो पार्टिकल्स है उनका कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में समान है। कहीं से भी आपको
कहीं से भी आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे तो इसमें हर जगह पर NaCl के पार्टिकल्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे। फैन चला दीजिए भाई, फैन चला दीजिए। वैसे नहीं चलेगा, यहां से मैं टिप देता हूं, ठीक है। चलो अब नमक नहीं डालना मेरे को, ठीक है। तो क्या समझे आप लोग, ये जो हमारा वाटर प्लस NaCl का जो सोल्यूशन था, ये हमारा कौन सा मिक्सचर है, ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखो भाई यहां पर ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने इसमें सॉल्ट घुला दिया है। इसमें मैंने क्या किया, सॉल्ट को मिलाया और पूरे सोल्यूशन में आप देख सकते हैं सॉल्ट घुल चुका है। थ्रू आउट द सोल्यूशन में आपको सेम पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, यानी थ्रू आउट द सोल्यूशन में आपको जो कंपोजिशन है पार्टिकल्स का समान है। हर एक पॉइंट पर आपको NaCl मिल जाएगा, हर एक जगह पे आपको NaCl यहां पे मिल जाएगा। चलिए तो इसको मैं पी लूं। काफी ज्यादा इसमें नमक मैंने घुला दिया था यार, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा क्या कम मैंने उसमें नमक डाला, उसमें तो बहुत ज्यादा डाल दिया मैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसके लिए भी अभी एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। वही बात है, सच मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैव नॉट सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हमने घुलाए हैं सोल्यूशन में, तो उनका कंपोजिशन सेम नहीं होगा। क्या बोला, उसका कंपोजिशन हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स आपने घुलाए उनका कंपोजिशन पूरे सोल्यूशन में सेम नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल आपको देता हूं, ग्लास बढ़ाइएगा, ठीक है। फैन थोड़ा बंद कर दीजिए, 1 मिनट में खुद ही बंद कर लेता हूं, उधर से आपको नहीं होगा, है ना। अभी सैंड, अच्छा एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, थोड़ा मार्कर किधर है, 1 मिनट वहां पे रख दीजिए, ओके। देखिए, अच्छा होमोजेनस मिक्सचर में मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं जो अभी दिया मैंने। एग्जाम्पल क्या था भाई, एग्जाम्पल था हमारा NaCl प्लस वाटर। ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। बहुत सारा है, जैसे शुगर प्लस वाटर, ये सारा जो है हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर में अभी एग्जांपल देंगे, अभी आपको बताएंगे सैंड प्लस वाटर, ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर है। तो जरा हमको सैंड दे दीजिएगा आप। गर्मी तो काफ़ी है लेकिन कोई बात नहीं है, समझाने के लिए भाई फैन बंद कर दिया हूँ। ये देखो, ये है वाटर, ये रहा हमारे हाथ में सैंड। अब इस सैंड को मैं इसमें डाल देता हूँ। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, इतनी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है इतना, ठीक है। अब देखो, अभी मैं इसको ना कितना भी मिला दूंगा, देखो मैं इसको पहले मिला देता हूँ, ठीक है। देखो, अब आप ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो आप, आपको ध्यान से दिख रहा है, ध्यान से देखो। आप फैन चला दीजिए, 1 मिनट। आप ध्यान से देखो, क्या आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप कि इस सॉल्यूशन में जो सैंड, इस सॉल्यूशन में जो मैंने पार्टिकल्स डाला, यानी क्या डाला मैंने, सैंड डाला, इसका जो कंपोजिशन है अलग अलग, पूरा देख रहे हो, पूरे सॉल्यूशन में सेम नहीं है। यहां पर थोड़ा कम सैंड के पार्टिकल्स है, यहां पर थोड़ा ज्यादा पार्टिकल्स है, यहां पर थोड़ा और ज्यादा पार्टिकल्स है, यहां पर थोड़ा और ज्यादा पार्टिकल्स है, और नीचे में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है जो कि नीचे जमा हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप सैंड का जो पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये पूरे सॉल्यूशन में जो सैंड का पार्टिकल है उसका जो कंपोजिशन है हर एक जगह पर अलग अलग है, ठीक है, यानी सेम कंपोजिशन नहीं है। इस सॉल्यूशन में जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनका कंपोजिशन हर एक जगह पर अलग अलग है, सेम कंपोजिशन नहीं है, नीचे में ज्यादा है और ऊपर में बहुत कम है। लेकिन ऐसा हमको NaCl और वाटर यानी नमक और जल में नहीं हो रहा था, वहां पर सेम कंपोजिशन था थ्रू आउट द सॉल्यूशन में। जरा हमको नमक का भी दिखा दीजिए, अभी मैंने घोल के रखा ही हुआ है, ये देखो, ये है हमारा होमोजीनस मिक्सचर और ये है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें मैंने नमक को घुलाया हुआ है, आप पूरा देख सकते हो, पूरे सॉल्यूशन में इसका कंपोजिशन जो है सेम है, आपको हर एक पार्ट पर NaCl दिखेगा, ठीक है, और कंपोजिशन सेम होगा, ठीक है। यहां पर जितने पार्टिकल्स वहां भी इतने ही पार्टिकल्स, यहां भी इतने ही पार्टिकल्स, लेकिन इसमें देखो यहां पर कुछ और पार्टिकल्स होंगे, यहां पर थोड़े और ज्यादा होंगे नीचे, और जितने नीचे जाते जाओगे पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कंपोजिशन है, यानी इसका कंपोजिशन सेम नहीं है थ्रू आउट द सोल्यूशन में, लेकिन ये NaCl और वाटर का कंपोजिशन हर एक जगह पे, हर एक सोल्यूशन में, पूरे सोल्यूशन में सेम है, ठीक है। तो चलिए इसको रख दीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है, समझ में आ गया होमोजेनस मिक्सचर।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों समझ में आ गया। होमोजेनस मिक्सचर में पूरे सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स के कंपोजिशन होते हैं सेम होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में पूरे थ्रू आउट द सोल्यूशन में जो कंपोजिशन होता है पार्टिकल का सेम नहीं होता। ठीक है, तो चलो भाई, आई होप मिक्सचर आपको समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, और एग्जांपल लिखिएगा तो यहाँ पे सोयल प्लस वाटर लिख दीजिए, बहुत सारा है, ETC। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों को देखते हैं। उसके बाद ग्राम फार्मूला मास भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जगह नहीं है, तो पहले ये दोनों बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, व्हेन द मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर कोई भी एलिमेंट के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। एग्जाम्पल देने के बाद ही तो समझ आता है ना। तो लो एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन 14.7, तो इसका जो ऊपर वाला जो मास देख रहे हैं, मास नंबर, तो ये 14 है। तो इसको अगर 14 ग्राम कर देंगे तो ये जो है ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा नाइट्रोजन का। सिमिलरली ऑक्सीजन के साथ करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16.8। तो यहाँ पर 16 है इसका मास नंबर को अगर 16 ग्राम लिख दो तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ये हो जाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा सोडियम का होता है 23 और 11, तो यहाँ पर 23 को 23 ग्राम अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम का 23 ग्राम। अगर लिख दिए तो ये हो गया सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। एक और ले लेते हैं, कैल्शियम का 40-20, तो ये 40 है, तो 40 को अगर 40 ग्राम लिख देंगे तो ये सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। आई होप बच्चों आपके दिमाग में ये बात चली गई, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास को GAM भी बोलते हैं। क्या? GAM भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लिखे तो GMM भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ द टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स दैट मेक अप द मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे देखो एग्जांपल पहले एक देता हूं, जितने सारे आपको कोई मॉलिक्यूल्स में एटम्स है वो सारे एटम्स को जोड़ दो तो वही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। लेकिन उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, बताता हूं। जैसे आपको H2O, यहां पर देखो H2O, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 × 2 + 16। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 18 हो गया। अब 18 को 18 ग्राम लिख दो तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका? वाटर का, H2O का। आगे बढ़ें, जैसे आप H2SO4 का लिख दो तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2, कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2 है, तो 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 16 नहीं भाई, 32 होता है। 32 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और इंटू 4, 4 एटम्स है तो इंटू 4, तो 2 + 32 + 64 दैट इज 64 2 68 98। और ग्राम लगा दो भाई, क्या लगा दो? ग्राम लगा दो। तो जैसे ही ग्राम लगा दिए तो H2SO4 का ग्राम एटॉमिक मास 98 ग्राम होगा। आगे एक और बता देता हूं, जैसे किसका, ये ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्राम एटॉमिक मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं बार बार गलत बोल रहा हूं। ग्राम एटॉमिक मास तो ये देखो, एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास रहेगा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। लेकिन अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर रहे हैं, तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। यहाँ पर H2SO4 का ग्राम एटॉमिक मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करते हैं, 12 × 6 + 1 × 12 प्लस कितना 16 × 6 72 + 12 96। तो ये हो गया 6 to 8 to 10 0 1 1 10 10 10 1 1 1 180 ग्राम। ग्राम कर दो तो वो हो जाएगा, ठीक है, ग्राम कर दो तो वो हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम लिखा हुआ है
तो ग्राम लिख दो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, खाली ग्राम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं ग्राम फॉर्मूला मास, नोट करो पहले इसको। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो कुछ होमवर्क दे दूं आपको, जो है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास का निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है किसका? आप निकाल लेना CH3COOH का, कमेंट करना है ये सब। ठीक है, उसके बाद C2H6 का, उसके साथ साथ C2H5OH का, उसके बाद आपको करना है NH3 अमोनिया का, SO3। ठीक है, उसके बाद HNO3। इतना का आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आपको कमेंट करने हैं, और मैं सबका कमेंट देखता हूं, चेक करूंगा। पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद ग्राम फॉर्मूला मास बताते हैं, पहले नोट कर लो भाइयों। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ग्राम फॉर्मूला मास, जिसको GFM बोलते हैं। GF है सर, गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो सर? अरे भाई तुम्हारी है तो बता देना, मेरी नहीं है। ठीक है, ग्राम फार्मूला मास GFM क्या होता है? देखो, ग्राम फार्मूला मास एप्लीकेबल ओनली फॉर आयंस। ये ग्राम फार्मूला, अच्छा ग्राम फार्मूला मास को ग्राम फार्मूला मास भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया है, फार्मूला मास भी कह सकते हो, नहीं तो ग्राम फार्मूला मास कहो, दोनों चीज इक्वल ही है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? तो ग्राम फार्मूला मास या फार्मूला मास सिर्फ और सिर्फ आयंस के लिए एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बात, दूसरी पॉइंट ये है कि वे टू फाइंड सेम एज दैट ऑफ GMM। जिस तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जिस तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, उसी तरह से हम ग्राम फार्मूला मास भी निकालते हैं। चलो आओ देखते हैं, फाइंड द फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला मास कुछ का देखते हैं। जैसे Na पॉजिटिव का, तो Na का कितना होता है? 23 होता है, तो ग्राम लगा दो, बात खत्म। Mg का 24 होता है, ग्राम लगा दो, बात खत्म। ठीक है, अब जैसे इसका देखते हैं, CO3 2-। ठीक है, देखो भाई, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन, जो भाई यहाँ पर हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा 2- से कोई फर्क नहीं है। तो कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, दैट इज कितना हो गया? 12 प्लस कितना हो गया जी? 8 2 10, 60 ग्राम लगा दो बस। इसका देखो HCO3- का, हाइड्रोजन का 1 प्लस 12 प्लस 16 × 3, दैट इज व्हाट? 61। यही ना होगा? 6 3 48 एंड 12 60 एंड 161। ठीक है, और ग्राम लगा दो। ठीक है, क्योंकि हम पता तो कर रहे हैं ग्राम फार्मूला मास ना, तो ग्राम तो लगाना ही पड़ेगा, ग्राम तो लगाना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समझ में आ गया सारी बातों को? तो आप नोट कर लीजिए, हमने आपको ग्राम एटॉमिक मास बताया, हमने आपको ग्राम फार्मूला मास बताया, और हमने आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया। तो इस तीनों को नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन ने एटम के ऊपर थ्योरी डाला। ठीक है, अपना जो है एटम पर कुछ रूल्स दिए। ठीक है, कुछ अपना तथ्य दिए, उस चीज़ को हम अब देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो भाई, नोट कर लो। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी? देखते हैं। पहला बात डाल्टन जी बोले थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी मैटर एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, वो एटम्स कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और बात देखो भाई, हमने सारी बात इसमें लिमिटेशन में नहीं लिखी है। डाल्टन ये भी बोले थे कि एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि इनडिविजिबल होता है। ठीक है, उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये तो भाई गलत साबित हो गया, ये उनका लिमिटेशन है। क्योंकि एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, ये बात जानना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो सभी जानते हैं कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी जो कंपाउंड, नए नए कंपाउंड बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? जब अलग अलग एलिमेंट्स
जब अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके आपको नया नया कंपाउंड देखने को मिलता है। जब अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तब आपको क्या देखने को मिलता है, तब आपको नए नए कंपाउंड दिखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स, जब नए नए कंपाउंड बनते हैं तब उसके अंदर एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो नए नए कंपाउंड बनते हैं, नए नए सब्सटेंस बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एग्जांपल जैसे Na+Cl2 है तो ये बनाता है NaCl। अब देखो भाई, यहाँ पर Na का एटम इस तरह से है, Cl का एटम इस तरह से। अब देखिए ये अलग तरह से अरेंजमेंट कर लिया, Na और Cl एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गया, इसका अरेंजमेंट अब अलग हो गया। वाटर का भी कर सकते हो आप, H2+O2 इट गिव्स H2O। बैलेंस नहीं किया हूँ यार, क्या जरूरत है, समझ लो ना अभी। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ देखो वाटर और ऑक्सीजन ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर देखो अलग बन गया है। एटम्स जो है अलग तरीके से रीअरेंजमेंट कर लिया है, यानी यहाँ एटम का रीअरेंजमेंट हो गया है, जिसकी वजह से नए नए कंपाउंड आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जब भी नए नए कंपाउंड आपको बनते हुए नजर आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर एटम का रीअरेंजमेंट हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा बात बताए थे कौन? डाल्टन जी। ठीक है, जो कि बात एकदम सही था। अब आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आपको आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत सारा लॉ पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, बहुत सारा लॉज बताऊंगा। तो वो सारा लॉज है, वो सारा लॉज जो को एक्सप्लेन करता है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से वो सारे लॉज को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आगे बताएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। लेकिन भाई कुछ लिमिटेशन भी होता है, कुछ कमी भी होती है थ्योरी में। तो कमी क्या था कि दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन। ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि एटम्स कंबाइन करते क्यों हैं, क्या कारण है जो एटम्स कंबाइन करते हैं। लेकिन आज तो पता चला गया ना, मतलब अब पता चल गया है एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं। भाई स्टेबल होने के लिए कंबाइन करते हैं, ये सब तो जानते ही हम लोग। अगला है लिमिटेशन, नो मेंशन ऑफ एटॉमिक मास, यानी ये अपने एटॉमिक की ये अपने एटॉमिक थ्योरी में एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे। ठीक है, तो ये भी कमी थी उनकी। अगला है दिस थ्योरी वाज नॉट आल्सो एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये थ्योरी जो है गैसियस वॉल्यूम जो है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो ये सारी कुछ लिमिटेशन थी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो लेता हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? देखो भाई, एवोगैड्रो नंबर एक नंबर ही है जिसको दिखाते हैं हम Na से दिखाते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को Na से दिखाते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक है, कई बुक में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कहीं पर है और वहाँ पर आपको एवोगैड्रो नंबर पुट करना है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इसको 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवोगैड्रो नंबर समझ में आ गया। एवोगैड्रो नंबर को Na से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू ये होती है। अगर बोलेगा कि कहीं पर Na आयंस हैं, इसका मतलब क्या, उसमें Na यानी उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस है। ठीक है, अगर कहेगा कोई कंपाउंड के अंदर, ठीक है, Na एटम्स हैं, इसका मतलब क्या, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। सिमिलरली अगर आपको कहेगा किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर Na मॉलिक्यूल्स है,
तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बातें समझ में आ गई, सिंपल सी बातें थी। Na का मतलब ये होता है 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, आयंस है तो आयंस, एटम्स है तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने में, ये बहुत हेल्प करने वाला आपको। क्या है, हर एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास में, क्या बोल रहा हूं मैं, बात को गौर कीजिए, इसलिए मैं हिंदी में लिखा हूं, हर एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होते हैं। आपको क्या बताया मैं, जैसे आप सोडियम की बात करो, सोडियम को 23 और 11 लिखते हैं, तो इसके अंदर हम बात करें तो 23 ग्राम, इसके अंदर अगर बात करें तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम होगा। अब सिंपल सी बात है, यानी यहां पर देखो भाई 23 ग्राम है ना, यानी सोडियम का जो ग्राम, ये क्या है, ये ग्राम एटॉमिक मास है। तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है यानी 23 ग्राम है, ये ग्राम एटॉमिक मास है सोडियम का, इसमें आपको Na एटम्स मिलेंगे सोडियम के। वही बात यहां पे कह रहा है कि हर एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी। क्या बोला कि ये देखो सोडियम का एटम है, ये इसके ऊपर 23, इसका 23 ग्राम, इसका क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो 23 ग्राम में आपको Na एटम्स मिलेंगे सोडियम के। सिमिलरली, अभी टेंशन मत लो भाई, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप यहाँ पर समझने के लिए आए हो, मैं यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपके खोपड़ी में बात डाल दूंगा। नहीं डाल पाया ना तो डाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, डाल दूंगा घबराओ मत यार। ठीक है, अब देखो अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे तो इसका 24 होता है और ये 12 होता है, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, 24 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। तो मेरे कहने का मतलब 24 ग्राम में, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में आपको Na एटम्स ऑफ मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ठीक है, वही बात तो है। इस बात को गौर करो, यूटिलाइज करो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, इस बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि हर एक एटम्स के ग्राम एटॉमिक मास में आपको Na एटम्स मिलेंगे। ग्राम एटॉमिक मास ये होता है ना, देखो ये जो भी मास नंबर है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, वही उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, तो उसमें Na एटम्स मिलेंगे। बता दिया। एक बार और कर लूं क्या, एक बार और कर लूं, जैसे आप इसका कर लो, कार्बन का कर लो, 12 होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन के एटम में, सॉरी 12 ग्राम कार्बन में आपको क्या मिलेंगे, आपको Na एटम्स ऑफ कार्बन मिलेगा। आई होप आपके खोपड़ी में ये बात चली गई होगी। खाली खोपड़ी है, बात तो एकदम सट जा रही होगी। ओके, अब ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, ये भी यूटिलाइज करने की कोशिश करो। हर एक मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। बरसते बात इतनी सी है कि ऊपर ग्राम एटॉमिक मास था और नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। जैसे एग्जांपल देता हूं, किसका दे दूं, H2 का। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 × 1 दैट इज 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ H2 में आपको Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 मिलेगा। आगे बात करते हैं, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो। जैसे देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे निकालोगे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बताया हूं 2 × 1 + 32 + 16 × 4 दैट इज, इसको कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम आ जाएगा। यानी 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में आपको क्या मिलेगा, Na एटम्स लिख दिया क्या, नहीं मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ
Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मिलेगा आपको बच्चों। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। अब तीसरा बात है, ये तो क्लियर हो गया। तीसरा बात है हर क्या लिखा भाई, हर उल्टा लिख दिया, हर एक आयन के ग्राम फार्मूला मास में, वही बात है, हर एक आयन के ग्राम फार्मूला मास में आपको Na आयंस मिलेंगे। सिंपल है। जैसे इसको मिटा के आपको बताता हूं, जैसे 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 आपको Mg2 पॉजिटिव है ना, इसका ग्राम फार्मूला मास क्या होगा 24 ग्राम। तो 24 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव में आपको Na पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत। एक और बता दूं, यहां बताता हूं। जैसे देखो, जैसे एल्युमिनियम छोड़ो, सिंपल वाला ले लेते, एकदम बहुत सिंपल, कैल्शियम वाला, कैल्शियम Ca2+, तो इसका क्या हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा ना। तो 40 ग्राम में 40 ग्राम ऑफ, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ Ca2 पॉजिटिव में आपको Na आयंस ऑफ Ca2 पॉजिटिव मिलेगा। Na आयंस ऑफ Na पॉजिटिव यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा बात। ये बात 3 पॉइंट आप समझ गए, बस बात क्लियर है, मजा आ जाएगा। हर एक एटम्स के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स, हर एक मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में Na मॉलिक्यूल्स, हर एक आयंस के ग्राम फार्मूला मास में Na आयंस होते हैं। ये तीनों बात अगर डाइजेस्ट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्प होगा यहाँ से। तो पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो। आपको बहुत बढ़िया बातें करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ, बढ़िया बात बताता हूँ, पहले नोट कर लो इसको। चलो मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर 1-2 बात आपसे करता हूँ, हर एक बात आपको समझाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बस टेंशन मत लेना, ठीक है, ओके। इसको मिटाने में परेशानी हो रही है, बस 2 मिनट मुझे दे दो भाई, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स। देखो भाई, फील करवा दूंगा ये चैप्टर, टेंशन वाली बात नहीं। और यही चैप्टर नहीं, बाकी का जितना 11th और 12th का चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ नीट के लिए, सारे को फील करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। जैसे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का दे देगा इस तरह से एटम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका जो फार्मूला मास तो आयंस के लिए होता है, इसके लिए ग्राम एटॉमिक मास जो है 1 होगा, तो 1 के लिए 1 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 ग्राम है। यानी कह सकते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन contains Na एटम्स, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर Na एटम्स आपको मिलेंगे। अभी जस्ट पढ़ाया आपको। तो अगर आपसे कह देगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेंस कितना, अगर भाई 1 में Na कर रहा है तो 6 में क्या करेगा, 6 Na करेगा, 6 Na एटम्स रहेंगे इसके अंदर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स अगर हम ले ले, अगर हम हाइड्रोजन का एटम्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले ले, ये तो एटम लिया, अब मॉलिक्यूल ले लिया अगर, तब क्या होगा, अगर हाइड्रोजन का मैं मॉलिक्यूल ले लिया तब क्या होगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में आपको कहेगा कितना मॉलिक्यूल है इसके अंदर, कितना ग्राम में। अच्छा, रुको 1 मिनट। अगर हाइड्रोजन का कैलकुलेट करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 ग्राम। तो हम लिखेंगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितना है, Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, सिंपल।
तो दो ग्राम में आपको Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, अगर कह दे 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्टेंस कितना मॉलिक्यूल्स, तो भाई देखो 2 से 8 जाने में कितना 4 का अंतर है, यानी क्या हो जाएगा 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है। उसी तरह से हम आयंस का कर सकते हैं, जैसे Na पॉजिटिव ले लेता हूं, क्या होगा इसमें Na पॉजिटिव में इसका जो फॉर्मूला मास होगा वो कितना होगा 23 ग्राम होगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 23 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव के अंदर आपको Na आयंस ऑफ Na पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल। तो अगर आपको क्या कह दे 46 ग्राम में बताना, 46 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव कॉन्टेंस कितना आयंस, तो हो जाएगा इसके बीच का अंतर कितना है 2 का है, तो हम लिख देंगे 2 Na आयंस ऑफ Na पॉजिटिव। सिंपल है ना, कोई दिक्कत? मैंने एटम्स का करवा दिया, एटम्स कैसे निकाल सकते हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स का करवा दिया, उसके बाद आयंस का भी करवा दिया। ठीक है, अब बारी रहा कुछ क्वेश्चन करने का, तो पहले इसको नोट कर लो, बहुत सिंपल सी बात थी, नोट करो, काफ़ी गर्मी भी है, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं 1-2। ठीक है, क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं। चलो मिटा दूँ, चलो आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, कोशिश करो करने का, बहुत सिंपल है, बच्चों वाली क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप कोशिश करें उसको सॉल्व करने का, बहुत इजी है। ठीक है, पहले तो इजी ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन है, फाइंड एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, 12 ग्राम लगा दो भाई, 12 ग्राम हीलियम में आपको एटम्स बताने हैं कितने होंगे। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं हीलियम को इस तरह से लिखते हैं 4-2, तो इसका मतलब क्या 4 ग्राम इसका क्या है, 4 ग्राम इसका क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कॉन्टेंस Na एटम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, Na एटम्स ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो कह रहा है कितना ग्राम में, 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम ऑफ हीलियम कॉन्टेंस कितना एटम्स, बताओ भाई। 4 से 3 में कितना का अंतर है, सॉरी 4 से 12 में कितना का आंसर है बोला जाता है भाई, 3 का आंसर, 3 का यहाँ पर अंतर है, तो हम लिख देंगे 3 Na एटम्स पाए जाएंगे आपको, 3 Na एटम्स ऑफ हीलियम आपको पाए जाएंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत है? मॉलिक्यूल्स का भी एक बता देता हूँ, जैसे आपको कहेगा फाइंड मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे आप? देखो भाई सिंपल है, हाइड्रोजन को इस तरह से लिखते हैं, तो इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा बताओ भाई। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 × 2 दैट इज 2 ग्राम, तो कहेंगे हम क्या, यानी हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल कॉन्टेंस, कितना मॉलिक्यूल कॉन्टेंस करता है 2 ग्राम में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, 1 मॉलिक्यूल नहीं डायरेक्ट Na मॉलिक्यूल लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कितना करा है 18 ग्राम में, तो 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कॉन्टेंस कितना भाई, कॉन्टेंस कितना, 2 से 18 में कितने का अंतर है भाई, 9 का अंतर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है क्या हम लिखेंगे 9 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 पाए जाएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको नोट कर ले। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो।
तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। दिखाता हूं, जैसे 1 ग्राम ऑफ एजी, अरे भाई एजी ओजी लोजी सुनोजी 108 एटॉमिक मास होता है, तो 108 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो 108 ग्राम में एन एटम्स पाए जाएंगे। ठीक है, 108 ग्राम में आपको एन एटम्स पाए जाएंगे। इसी को उल्टा लिख देंगे, एन एटम्स में 108 ग्राम पाए जाएंगे। तो एक एटम में कितना पाया जाएगा भाई, एक एटम में कितना पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, Na बाय 108 कर दो, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Na बाय 108। ठीक है, इतना एटम्स पाया जाएगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम को ऐसे लिखते हैं 24 और नीचे 12, तो यहाँ पर 24 ग्राम। ठीक है, इसको मैं एकदम डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन आपको समझाना है ना। 24 ग्राम में Na एटम्स, ठीक है, 24 ग्राम में Na एटम्स, तो 1 ग्राम में क्या होगा भाई, Na बाई 24 एटम्स, यहाँ पे लिखूंगा Na बाई 24 एटम्स। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए कीजिए, ऑक्सीजन का 16 एंड 8 होता है, तो 16 ग्राम के लिए Na एटम्स, 16 ग्राम के लिए Na एटम्स, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो भाई, Na बाई 16, तो मैं लिखूंगा Na बाई 16, सिंपल। आगे लिथियम के लिए अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, Na बाई 7 आराम से कर सकते हो। अब देखो सुनो, जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी, उसका वैल्यू बड़ा। सिंपल, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट लिख लो, जिसकी, बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, उसका वैल्यू छोटा। अभी देखो यहां पर क्या है, किसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, किसकी छोटी है, 7 वाली की, तो इसका मैक्सिमम, इसके पास मैक्सिमम यानी इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। जिसकी डिनोमिनेटर, देखो ये लिखा है, जिसका डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा उसका वैल्यू बड़ा, तो वैल्यू यानी आपको कह क्या रहा है, मैक्सिमम एटम्स पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम एटम इसमें होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, डेफिनेटली है इसके पास, लिथियम के पास ज़्यादा आइटम्स प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम में। ठीक है, और जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी किसकी है, इसकी सबसे बड़ी है, तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है। अगर यहाँ पर मिनिमम कह दिया होता, तो हम ये लगाते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, और बड़ी तो बहुत छोटी, तो बड़ी वैल्यू है तो इसकी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर बात करें, ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, लेकिन अगर मिनिमम कह दिया होता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा सा था, तो इसको आप नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज हमारा क्या है, मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का मास कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा। तो देख लेते हैं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और इसको अगर मीटर में ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर केजी है, इसको ग्राम में ले जाएंगे तो हो जाएगा 9.1 × 10⁻27 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ वन प्रोटॉन अगर हम करेंगे फाइंड, तो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम।
ठीक है। इसको केजी में ले जाएंगे तो होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। आगे मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, वो लगभग देखो भाई, मास ऑफ प्रोटॉन के थोड़ा ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन हम क्या करते हैं 1.67 के अप्रॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, सॉरी क्या बोला मैं, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, लेकिन अप्रॉक्स में हम 1.67 ही लिख देते हैं, ठीक है। इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, इसी को 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 27 केजी। और ये वैल्यू अप्रॉक्स में मैंने लिख रखी है, लेकिन ज़्यादा जो वेटफुल होता है, ज़्यादा जिसका मास होता है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का थोड़ा कम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पर हम इसको बराबर लिख दिए हैं, यहाँ पर हम क्या किए हैं, इक्वल कर दिए हैं, ठीक है, सिंपल। तो यही था सब एटॉमिक पार्टिकल का हमारा मास, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया भाई, आप देखते नहीं हो, यहाँ पर 28 होगा, ठीक है। चलो भाई अब सही है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हो जाती है छोटी छोटी मिस्टेक। तो आई होप आप लिख लिए होंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी क्या बोला मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, ये बहुत काम देने वाला है आगे। मास ऑफ प्रोटॉन 1837 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास का, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्या होगा, 1837 गुना कम होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज़्यादा होता है, समझ सकते हो। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना कम होता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट कर देते हैं, वो आगे बताऊंगा, नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लो, नोट कर लो नोट कर लो, चलो 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 चलो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप सारा बात क्लियर होगा। अगर कहीं भी आपको परेशानी है कोई भी बात समझने में, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही होता है। काफ़ी गर्मी है गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इतना भयानक भयानक बल्ब लगाया ना ऊपर, एक 50 वाट का उधर, एक 50 वाट का इधर, एक 20 वाट का इधर, 20 वाट का इधर, 40 वाट का नीचे, बहुत गर्मी है। फैन भी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करो, सब देख लेंगे आगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको मिले हैं होमवर्क के लिए, उसका जो है सॉल्यूशन आप करके भेजें कमेंट बॉक्स में, हम सारे स्टूडेंट्स का कमेंट देखते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप पूरा लेक्चर समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।